फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग करंट का एक सेशन लेके चल रहे थे जिसमें पार्ट 2 तक आपका आ गया और इसमें पार्ट 3 में जिसके हम आर्थिक बजट की बात करेंगे। और देखिए इसमें क्या है कि कुछ पेज आगे पीछे हो जाएंगे वीडियो में, लेकिन क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पहले थोड़ा सोचते हैं कि कुछ इजी चीज़ है उनको आगे डाल दिया, कुछ चीज़ों को आगे पीछे, लेकिन करंट अफेयर आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बस पेजेस आगे पीछे हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 की बात करेंगे। जो कोई चैनल पे अभी नया है तो उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर प्रिपरेशंस करता है तो आप उसको वीडियो शेयर करें। और इसमें देखते हैं ये करंट की क्लास है तो आपको देखा होगा कि 2 पार्ट्स हो गए, 3 आपका यूपीपीसीएस हो, आरओ हो गया, एसएससी सीजीएल्स, जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई सभी के लिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन देखो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं आपका आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो उसमें लिखा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालें तो राजकोषीय घाटा की ही पहले बात करते हैं। किसकी? राजकोषीय घाटे की बात करेंगे। तो इसमें जो देखो हमें इंपॉर्टेंट अभी देखना है और बकाया कोई मतलब नहीं, 2022-23 का देखेंगे बस। तो इसमें इस टाइम पे जो राजकोषीय घाटा रहा है 22-23 में वो आपका 6.4 रहा है। कितना रहा? 6.4% तक रहा है। मुद्रास्फीति की बात करेंगे और मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो औसत प्रतिशत रही मोस्टली। और लास्ट हम 22-23 में देखेंगे क्योंकि जो थोक मूल सूचकांक ये वाला जो आपका था थोक मूल सूचकांक, ये आपका देखो कितना रहा था, ये आपका 11.5% रहा था। 22-23 में देखना इसमें 11.5% रहा था। उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित की बात करेंगे तो ये 6.8 रहा था। इस टाइप के आपके डेटा पूछा जाता है बस। और ये बकाया बैकवर्ड का कोई मतलब नहीं, आपको जानना है, इतना ज्ञानी तो नहीं बनना है। हाँ, जहाँ जीडीपी की बात आएगी हम वो बता देंगे किस साल आपकी नेगेटिव गई, कितना एक्सपेंसिव वो आगे बढ़ी है। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे, अब पीछे से हमारा कोई मतलब नहीं, बस हम एक आंकड़े देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें 19-20 में हमारी कम थी, फिर 22 में 20-21 में बढ़ी है, 21-22 में भी और बढ़ा था कि विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए। तो 22-23 में देखेंगे, लेकिन पिछली साल के कंपेरिजन में 21-22 से ये थोड़ा सा कम हुआ। तो इस टाइम पे हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यही पूछा जाएगा 22-23 वाला। तो आपका कितना है? 563 ये बिलियन डॉलर में है। ठीक है, मार्च में जो आया था आंकड़ा उसके हिसाब से। चलिए जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी देखिए हमेशा ये बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे कोरोना आया था तो 20-21 में कोरोना के टाइम पे ये नेगेटिव भी हो गई थी। एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव कब हुई थी, क्योंकि ये 20-21 में हुई थी और एक ही बार नेगेटिव हुई, वो भी -6.6% तक नेगेटिव। जो अभी हम उसमें जिस दौर में अभी चल रही प्रेजेंट में आपकी जीडीपी, उसकी लेवल से वो पहले इतनी चली गई थी। तो मतलब कितना डबल बढ़ना पड़ा होगा, है ना। अभी ये डबल नंबर्स में आ जाती, लेकिन क्या है 12-11 पे पहुंच जाती, कि कोरोना टाइम इतनी। और ये इंडिया की नहीं, सारी कंट्रीज की कंडीशन वही थी। फिर थोड़ा इंप्रूव किए, 8.7 पे आए, फिर 7 पे आए, फिर भी 23-24 में थोड़ी सी लो दिखी कि 6 से लेके लगभग 6.8 तक जो अनुमान लगाया गया, तो वो ये है कि आपकी जो जीडीपी 2023-24 में रहेगी 6 से लेके 6.8 तक रह सकती। थोड़ी सी बात करते हैं सेवाएं मूलभूत कीमतों पर जो सकल मूल वृद्धि, इस पे। तो मूल वृद्धि क्या है? इसमें जो सेवाओं में देख रहे हैं ये भी आपका, जैसे यहाँ जीडीपी डाउन हुई थी तो यहाँ पे सेवा भी माइनस का 7.8, क्योंकि मोस्टली जो सेवा सेक्टर से तो बहुत सारा जीडीपी आता है भारत में, है ना। तो ये यहाँ जब ये डाउन हो जाएगा तो ये आपकी जीडीपी तो डाउन हो ही जाएगी। और 22-23 की बात करेंगे यहाँ पे तो आपका जो सेवा सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर वो 9.1% है, क्योंकि सारे जो कर्मचारी थे सब लोग पलायन कर रहे थे, तो कहाँ से सेवा सेक्टर यही है। कृषि और संबंधित गतिविधियों की बात करें तो कृषि और गतिविधियां देखिए अब सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि ने ही साथ दिया था। 19-20 से देख रहे हैं 5.5% पर चली थी, 20-21 में 3.3, 21-22 में 3 तो अब 22-23 में थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है 3.5। कृषि संबंधित ये गतिविधियां आपका ये रही थी, तो मतलब पहले और अच्छा था, अब एक थोड़ा एवरेज ही देख सके। औद्योगिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो आपकी 18-19 में भी औद्योगिक वृद्धि दर आपकी बिल्कुल से माइनस में चली गई थी, माइनस का 1.4। फिर 21-22 में 20-21 में तो नेसेसरी थी, जाना ही थी। तो ये पहले ही से कोरोना के पहले ही से ये औद्योगिक वृद्धि दर डाउन हो रही थी। 3.3 आपका ये 20-21 में हुई। 21-22 में इंप्रूव किया, जंपिंग की, क्योंकि इन्वेस्टर बढ़े यहाँ पे आके, तो 10.3 हो गया था। फिर 22-23 में जाके 4.1। तो हमें ये करंट का डेटा याद करना है कि 22-23 में जो औद्योगिक वृद्धि दर है 4.1 है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ थ्योरिकल चीज़ें दी गई हैं, कुछ मतलब नहीं है, आपके जैसे ही इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होंगी वो आपको बता देंगे। थ्योरिकल है, आपको अगर पढ़ना रहेगा तो आप इसको पोस्ट करके इस टाइप के वीडियो पे आप डिस्प्ले पे आप इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन नहीं। हाँ ये पॉइंट है, तो आपको जो ऊपर मैप वाइज के मैप से दिखा दिया गया वही चीज़ लिखा है कि जैसे इसमें लिखा है कि 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। तो अभी आपको जस्ट बता दिया गया था, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि इतना डेटा है, कोई मतलब नहीं है इस सारी चीज़ों को। जो इम्पोर्टेंट है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ना है। राजकोषीय विकास जो सुधार था, तो विकास सुधार की बात करेंगे, इसमें लगभग आपका जो केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय जीडीपी में 1.7% की दीर्घकालिक वार्षिक औसत वित्त वर्ष जो 2009 से वित्त वर्ष 20 तक से निरंतर बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में ये जीडीपी का 2.5% रहा। इस टाइप के डेटा नहीं पूछेंगे, सीधा सा इस टाइप के ऐसे बता देंगे जो आपको लिखेंगे सीधे। है इसमें लिखा स्वास्थ्य संबंधी जो संकेतों में सुधार हुआ, जो कुल प्रजनन दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आरो आपका पीसीएस ये क्वेश्चन तो पूछता ही है कि जो कुल प्रजनन दर है प्रति महिला बच्चे जो होते हैं वो आपके 2015-16 की बात करें तो आपका 2.2 था। तो ये आपका पूछ दिया जाता है, तो कुल प्रजनन दर कितना है 2.2, और ये 20 से ये देखो 14-15 से लेकर 16 तक था, 14 से लेकर 15-16 तक था, और 19 से लेकर 21 तक की बात करें 2019 से लेकर 21 तक तो ये 2.0 हुआ, एक कमी हुआ, कुल जो प्रजनन दर हुई थोड़ी कमी हुई, मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन पर थोड़ा कंट्रोल किया गया। चिकित्सा संस्थान में जन्म जो प्रतिशत हुए तो 78.9% आपके चिकित्सा संस्थान में जन्म ले रहे थे, और ये 15-16 में, और 19 से 21 के बीच की बात करें तो 88.6% आपके चिकित्सा संस्थान में जन्म ले रहे हैं। मतलब घरेलू चीज़ें छोड़ी जा रही है, सही है, क्योंकि घर पहले पहले जो महिलाएं घर पे ही सारी चीज़ें प्रसव करा लेती तो वो एक कहीं ना कहीं डेंजरस रहता है। नवजात जो मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1,000 पर जो उस टाइम पे 29.5% थी 15-16 में, अब ये प्रेजेंट 19 से 21 की बात करें, 20-21 की बात कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं, तो आपकी ये 24.99, देखो डिस्क्रीज हो रहा है, ये सारे पॉइंट क्या है कमी होने चाहिए, तो डिस्क्रीज हो रहा है, ये सही है, क्योंकि ये जो चिकित्सा वाला था ये घर पे छोड़ के उनको हॉस्पिटल ले जाके डिलीवरी कराई जा रही, तो ये सही है, 88.6 हो गया, ठीक है। तो ये इफेक्टेड चीज़ें रहती है। तो नवजात क्या है आपको 24.99 हो गया जो नवजात मृत्यु दर है, मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। अच्छा नवजात मृत्यु दर में था, और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये 40.7% था 15-16 में, ये 2020-21 की बात करें तो ये आपकी 35.2 आ गया, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हो रही, प्रति 1,000 बच्चों पे देखा जाता है कि कितने शिशु जिंदा रहे। जो नवजात क्या था कि नवजात उस टाइम पे जो पैदा हो रही, डिलीवरी हो रही, फिर कितने बच्चे बच रहे कितने नहीं, तो उस टाइम पे 9.5 था, फिर जाके 24.4 हो गया। अब ये शिशु मृत्यु दर मतलब जो बच्चे हैं वो 40.7% था प्रति 1,000 पे, मतलब हम बोल सकते हैं कि 41 बच्चे खत्म हो रहे थे, अब वो कैसे 35 लगभग इतने बचे हैं, पॉइंटों में आंकड़ा रहता है ये। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है प्रति 1,000 पे, ये भी होती है कि 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो लगभग कितने, तो 15-16 में ये लगभग आपके 49.7% इतने बच्चे खत्म हो रहे थे, और ये 20-21 की बात करेंगे तो 41.9, तो ये सारे आंकड़े क्या हुए, कम हुए, तो ये कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव है, मतलब देश के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में सुधार आ रहा है, इस वजह से ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेना, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 4-5 पॉइंट हैं, 4-5 पॉइंट में 100% एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आप स्क्रीन शॉट लेके भी इसको रख सकते हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य का सामना करने की तैयारी, क्या टारगेट बनाए गए हैं आगे सालों के लिए, 2070 के लिए, 30 के लिए, तो इसको देख लेते हैं। भारत में जो वर्ष 2070 तक नेवल शून्य उत्सर्जन, उन्होंने कहा नेवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य की प्रतिबद्धता के साथ कम उत्सर्जन विकास के नीतिगत मार्गों को सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो अच्छा ऊर्जा के स्रोतों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में भारत ने वर्ष 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म मतलब पेट्रोल डीजल ये सब को छोड़ के हम किससे जो भूतापीय ऊर्जा है, मतलब सनलाइट है ना, जो हाइड्रो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है पानी से वो, और आपकी जो विंड एनर्जी है, तो इन सबको बढ़ावा देना है, ये गैर जीवाश्म चीज़ों को बढ़ाना देना है। उसमें लिखा है ये 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। तो विद्युत क्षमता मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है अभी क्या कोल वोल से बनती है, तो इनको 40% तक किस पे, गैर जीवाश्म पे, मतलब पेट्रोल डीजल वाले ये कोयल वाली चीज़ों को छोड़ के हम कहीं ना कहीं हाइड्रो पावर हो गया, सनलाइट हो गई, इन सब से इसको जनरेट करने के लिए व्यवस्था की गई।
तो ये 2030 तक इनका है कि टारगेट कि हम 40% तक कवर कर लेंगे। इससे इसने अपने लक्ष्य में क्या किया, 50% तक की वृद्धि की है, जिससे औसत वर्ष दर में उल्लेखनीय कमी आई है। तो 50% तक मतलब हर साल ये अपने सेक्टर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जीवाश्म ईंधन पे कम डिपेंड होते जा रहे हैं। वर्ष 2029-30 की बात करें कि इसके अंत तक संभावित स्थापित क्षमता 800 गीगावाट से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें से गैर जीवाश्म ईंधन 500 गीगावाट से अधिक होगा। मतलब 800 गीगावाट जो इस टाइम पे उतनी जो क्षमता रहेगी इसकी, उसमें से लगभग आपका 500 गीगावाट गैर जीवाश्म वाला रहेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये टारगेट को अगर अचीव करती है सरकार, पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए कृषि खाद्य एवं खाद्य प्रबंधन की बात करें, खाद्य सुरक्षा से जो पोषण सुरक्षा तक, तो क्या है, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। और 21-22 में यह जो वही 50.2 मिलियन सबके अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कब, तो 21-22 में सबसे ऊंचे पॉइंट पे पहुंचा था, 50.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पे। तो एक पॉइंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सार्वकालिक उच्च स्तर पर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी डेटा है इसका, सीधा सा मैप देखते हैं और चीज़ों से उसका आपका कोई मतलब नहीं है। तो प्रतिशत में वृद्धि और क्या वृद्धि हुई वित्तीय वर्ष में, तो इस टाइप की सारी चीज़ें, जैसे उद्योग में कितना वृद्धि हुई है ना। तो छमाही दिया गया है, और वित्त वर्ष 2023 के लिए छमाही वित्त वर्ष 2023 में अनुमानित क्या था, है ना। और जो सापेक्षित वित्त वर्ष 2003 वास्तविक जीवीए जो वृद्धि हुई है, जीवीए वो कितना हुआ है, टोटल ग्रॉस वाला देखेंगे। वास्तविक जीवीए वृद्धि क्या है, देखो एक क्या होता है, एक अनुमानित रहता है, फिर एक उससे एक वास्तविक आता है, एक सीधा करंट में ही डेटा निकाल दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिशत में वृद्धि, तो छमाही जो वित्त वर्ष 2023 की बात करें, उद्योग में 3.7% हुआ था। तो कितना हुआ था, 3.7%। अनुमानित क्या था, 4.5। मतलब अनुमान जितना लगाया था उससे कम कहीं ना कहीं उनको वृद्धि हो रही। और वास्तविक की बात करें, ये देखो छमाही मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने इतनी वृद्धि निकाल ली थी, फिर वास्तविक जीवीए जो वृद्धि कितनी हुई, वो आपकी 22-23 की बात करें, वो 4.1% हुआ था। ठीक है। और वित्त वर्ष 2020 के सापेक्ष और उससे वास्तविक जीवीए में वृद्धि, तो उससे आप कंपेयर करोगे 11.1% आ जाएगी, है ना। तो 20 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम केवल यहाँ पे कंपेयर नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट देखते हैं अनुमानित क्या था। खनन और उत्खनन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो इनका जो अनुमानित था वो 2.6 था, और इन्होंने प्राप्त अचीव किया था 2.2। अब ऐसे पीछे वाले से पहले अनुमानित से देखेंगे, फिर इस पे करेंगे, तब तो सही रहेगा, क्योंकि आप आराम से उसको समझ लेंगे। उत्पादन की बात करेंगे, 3.0 इनका जो अनुमानित था, और उसमें से 0% ही अचीव कर पाए, ऐसे बोल सकते हैं। बिजली गैस पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं जो थी आपकी, वो 7.9 तक है, और लेकिन इनसे उससे भी ज़्यादा अचीव की, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विनिर्माण सेक्टर की बात करेंगे, 7.3 इनका अनुमानित था, 11.5% अचीव किया। कुल जीवीए वृद्धि इनकी जो हुई, जो आपकी 9 पॉइंट था, और इन्होंने मतलब अनुमानित 4.7 था, और 9 पॉइंट पे ये अचीव किया। और डेटा ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में सोच रहे एक वीडियो बना देंगे, वहाँ पे डेटा आपका काम में आ जाएगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। चलिए वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आशावान क्या था, इसमें जो हमें देखना है फाइनली 21 वाला देखेंगे, क्योंकि ये भारत के जो व्यापार के प्रमुख पहलू कैलेंडर जो वर्षवार है इस टाइप से दिए गए। जैसे निर्यात निष्पादन के प्रतिशत की बात करें, तो विश्व जो जो निर्यात वर्ल्ड मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी थी, वो आपकी, हम अभी की बात करेंगे 21 का डेटा देख के चलना है, 1.8 थी। फिर हम विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी की बात करें, तो विश्व के स्तर पर देखना 4.0% था आपका। विश्व पांड और सेवा निर्यात मतलब बर्ड मर्चेडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 2.2 थी। आयात निष्पादन की बात करेंगे, आयात निष्पादन प्रतिशत में बात करें, तो ये आपका इसमें विश्व जो पंड आयात वर्ल्ड मर्चेडाइज में हिस्सेदारी आपकी 2.5 थी। हम फाइनल देख रहे हैं 2021 का। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के आयत की बात करें, 3.5 था विश्व, और विश्व पांड सेवा जी मर्चेंडाइज फिर आपका 2.7। तो ये देखो कुछ कंफ्यूजन है, इसमें क्लियर नहीं है ज़्यादा, तो हम ऐसे ऐसे डाटा देखते हैं। विश्व व्यापार में भारत का स्थान, जो पांड की बात करेंगे, इसमें निर्यात था 21%। ये कुछ इंपोर्टेंट खास नहीं है। चलिए इधर देखते हैं, ये एफडीआई इक्विटी के अंतर्गत जो चीज़ें थी, किसके अंतर्गत, एफडीआई के।
भाई फिगर देख लेते हैं, इंफ्रा पे कितना था, किस पे क्या था। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो भारत में जो के निर्यात या गंतव्य की बात करेंगे अप्रैल 2022 का, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे सबसे ज़्यादा पैसा एवं हार्डवेयर पे सबसे ज़्यादा 34% एफडीआई इक्विटी ये रहा, मतलब ऐसा इन्वेस्ट किया गया। तो किस पे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। फिर उसके बाद सेवा सेक्टर पे 22%, ये पहला हो गया था। फिर 22 सेवा सेक्टर। ट्रेडिंग पे आपका 28%, 3 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। और फिर आपका चौथे नंबर पे केमिकल्स पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स और जो उर्वरकों के अतिरिक्त चीज़ों पे 7% आपका इन्वेस्ट किया गया था। फिर आपका विनिर्माण पे 5% आगे किया गया था। ऑटोमोबाइल्स पे भी 5%। ओके। ड्रग तथा फार्मा मतलब मेडिसिन पे 4% आपका आया था। 4% टेलीकम्युनिकेशन पे आया था। इतना इन्वेस्ट किया गया। और आपका 1% अन्य पे, मतलब और भी जो चीज़ें थी वो 1% में। सबसे ज़्यादा देखना था तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे किया गया था। फिर सेवा सेक्टर था आपका, फिर ट्रेडिंग था। चलिए, भारत के निर्यात भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य तो कौन कौन से थे? सबसे ज़्यादा निर्यात किससे किया गया, अब हम वो देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूएसए से गंतव्य चीज़ें की गई हैं या मंगाई गई हैं। दूसरे नंबर पे हम संयुक्त अरब अमीरात को देखेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये आता है। तीसरे नंबर पे नीदरलैंड से चीज़ें निर्यात की गई थी। ठीक है। आयात की बात करें, आ, आयात निर्यात मतलब यहाँ से सेंड की गई थी, तो पहले सबसे ज़्यादा यूएसए थे। भारत के जो शीर्ष आयात गंतव्य आयात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आयात आपके चीन से रहा है, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर आपका यूएसए। तो यहाँ पे चीन पहले पे आयात पे हो जाएगा। ठीक है। निर्यात मतलब इम्पोर्ट की गई थी, और आयात मतलब एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे चीन पहले पे, फिर संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा दिसंबर 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 162.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 9.3 महीने के आयात के बराबर था। तो इतने 9 महीने तक इसका आयात कर सकते थे, इतना था। सितंबर 2022 के अंत तक जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और विदेशी ऋण का अनुपात 19.2% के पूर्ण नियंत्रण पर था। चलिए ठीक है। भौतिक और डिजिटल आधारभूत अवसंरचना संभावित विकास को प्रोत्साहन करना। तो इसका देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, तो इस पे एक योजनाएं थी। ठीक है। तो इस पे जो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसे का है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, गति शक्ति में ढेर सारे आपके पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान था। विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए एकीकृत योजना निर्माण और तालमेल आधारित कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक डेटाबेस का निर्माण करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। चलिए फसल उत्पादन को देखते हैं, और कुछ काम का नहीं है। तो फसल उत्पादन कौन सा राज्य अग्रणी है, किस राज्य में कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं? फसलों का समूह राज्य दिया गया, उत्पादन दिया गया, और अखिल भारतीय उत्पादन में प्रतिशत अंश क्या है। चावल की बात करें तो सबसे अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा चावल में, जो लगभग आपका उत्पादन 16.7% आपका उत्पादन कर रहा है। तो अखिल भारतीय उत्पादन प्रतिशत अंश की बात करें तो 12.87%, मतलब पूरे इंडिया के चावल के अगर उत्पादन की बात करें तो 12.87% केवल पश्चिम बंगाल का योगदान है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो चावल में गलती नहीं कर देना, नहीं तो आप चावल में उत्तर प्रदेश लगा देना। नहीं, पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आता है। उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जिसका उत्पादन है 15.27% इसका उत्पादन है। वो जो विश्व स्तर पे कितना, सॉरी अखिल भारतीय स्तर पे देखेंगे तो 11.72% ही इसका उत्पादन है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर, जो लगभग आपका 33.9% इतना उत्पादन करता है, और अखिल भारतीय स्तर पे 31.7% उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे गेहूं में मध्य प्रदेश आ जाता है, तीसरे नंबर पे पंजाब। तो दूसरे नंबर पे पंजाब को कभी भी नहीं लगाना है, गलती नहीं करना है, यही दो आगे पीछे देंगे। मध्य प्रदेश है, इनका कोई डेटे का मतलब नहीं है, यूपी के बाद डेटा देख लो। मक्का की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे मक्का में आपका कर्नाटक आता है। तो अभी उत्तर प्रदेश केवल गेहूं के बारे में देखा हमने, और देखते हैं किस किस में टॉप पर रहता है। मक्का में मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे आएगा। कुल जो न्यूट्री मोटे अनाज की बात करेंगे तो कर्नाटक इसमें टॉप पे है। तो मोटे अनाज में कर्नाटक है, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। तूर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो तूर में उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर? तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे?
तीसरे नंबर पे ये उत्तर प्रदेश है, जो लगभग 0.3%, लगभग विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पे 8% उत्पादन करता है। चना की बात करें महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। कुल दालें उत्पादन में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, ये क्वेश्चन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में तो ये उत्तर प्रदेश टॉप पे, लगभग 56.11% इतना उत्पादन कर देता है ये। और अगर इसकी बात करें हम भारत स्तर पे तो 17.77% ये इतना उत्पादन का योगदान देता है, कुल जो खाद्य उत्पादन है। अब उसमें ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं खाद्य उत्पादन में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। चलिए तिलहन सेक्टर में देखते हैं, तिलहन क्या, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूरी सारी चीज़ें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तिलहन की बात करें मूंगफली में गुजरात आ जाए, फिर दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। रैपी सीड और सरसों की बात करेंगे तो राजस्थान टॉप पे, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। सोयाबीन में महाराष्ट्र। अच्छा देखो ये पूरा डेटा बदल दिया, सोयाबीन में हमेशा आप लोग क्या लगा के आएंगे, लगा देंगे मध्य प्रदेश, लेकिन इस बार का डेटा पूरा सा पलट गया। सोयाबीन, हर कोई सोयाबीन की जो सोयाबीन का एक टाइप से प्रोटीन का शहर जो उसे कहा जाता है, शहर नहीं हम बोल सकते, राज्य बोलेंगे तो वो आपका मध्य प्रदेश ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अब महाराष्ट्र देखो, मतलब उत्पादन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा ही अंतर है, एक दो पॉइंट का ही अंतर है, लेकिन ध्यान देना सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे आ गया, अब मध्य प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। सूरजमुखी की बात करेंगे कर्नाटक टॉप पे, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। कुल तिलहन की बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब हम अपने बस यूपी के हमें देखना है मेस्ट फोकस, जो गन्ना उत्पादन में भारत है पहले नंबर पे, जो लगभग 177.43% उत्पादन करता है। और भारत स्तर पर देखेंगे तो 41.09% इतना पूरा कुल उत्पादन का इतना उत्पादन करता है। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, फिर कर्नाटक। कपास उत्पादन में गुजरात सबसे पहले पे, तो महाराष्ट्र नहीं लगाना है कपास में, किसको लगाना है, गुजरात को। फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। कुछ डेटा बदले हैं देखो, थोड़ा सा अंतर है और डेटा ये चेंज हुआ है। जूट और मेस्ता के बारे में देखेंगे, जूट और मेस्ता में तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यही देखो क्वेश्चन गलत यही होंगे, जो डेटा थोड़ा सा बदला, जो कोई नहीं पढ़ा होगा तो वो गलत हो जाएगा। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर बिहार हो गया आपका। तो ये उत्पादन सेक्टर की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्रोत आर्थिक और जो सांख्यिकी निदेशालय जो उससे इसके स्रोत लिए गए, इस वजह से इसको दिया गया कि, ठीक है। और क्योंकि जो भी मैगजीन भी बनाती है वो पहले कहीं ना सोर्स का बताया गया कि नहीं, पता चले कि क्लेम कर दीजिए क्वेश्चन गलत हो गए। चलिए ये हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट आ गया उत्तर प्रदेश बजट। हमने उत्तर प्रदेश जो स्पेशल आपको ऑब्जेक्टिव कराया था क्वेश्चन, उसमें यूपी स्पेशल जीके था, उसमें भी था एक लाइट एक नजर लगाए में, और फास्ट से रिवीजन भी हो जाएगा और इसको एकदम से खत्म कर देंगे। तो 22 जनवरी 2023 को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश 23-24 का बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके बजट का जो आकार की बात करेंगे वो लगभग आपका था 690,242.43। कुछ भी याद नहीं हो पाए तो 0.43 लास्ट का नंबर याद कर लेना, टिक मार देना कि इतना बजट था ओवरऑल। वैसे याद करना तो अब 690,242, तो बोल सकते हैं 6,90,242.43 करोड़ रुपए था। जो देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान लगभग 8.08%, मतलब 8% तक पूरी देश की जीडीपी का से अधिक का है। वर्ष 2000 जो 21-22 में प्रदेश के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था वह 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो देश के विकास दर में अधिक रही थी। तो अच्छा विकास दर है ना। तो बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया। राजस्व बचत की बात करते हैं कितना हुआ था, ये एक क्वेश्चन आता है 100% यूपी का और जरूरी है आपका। तो हम राजस्व बचत की बात करें, बचत क्या 2023-24 में ये आय व्यक्स में, तो आपके जो 68,511.65 करोड़ की राजस्व बचत का अनुमानित है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो 2.81% है, मतलब जीडीपी का, एसजीडीपी का 2.81% है, जो टोटल राजस्व बचत की बात करेंगे। राजकोषीय घाटा की बात करें, घाटा ज्यादा पूछा जाता है ना, तो वर्ष 2023 में जो राजकोषीय घाटा वो 84,883.16 करोड़ होने का अनुमान है। जो सकल घरेलू, मतलब हम एसजीडीपी की बात करेंगे 3.48% इसका अनुमानित है। अगर पिछले साल और जाएंगे 22-23 में इसको जो उसका लगभग 3.97% आकलित किया गया था, तो अभी का करंट का देखना 3.48%। पूंजीगत परिव्यय की बात करें, पूंजीगत परिव्यय आपका 1,47,000 नहीं 1 करोड़, हाँ हम बोल सकते हैं
हाँ, 1,47,492 दोनों ये आपका करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू मतलब SGDP का 6.05% होगा। सकल कर प्राप्तियां की बात करें, कर प्राप्तियां जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की थी 23-24 में इसकी कर की प्राप्ति हुई वो आपको 18.3% थी। जो यह सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर राजस्व प्राप्तियों में जो स्थायी सुधार इंगित करता है। ऋण कोष या सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो 22-23 में अनुमान इसका 34.2% था और 23-24 में आपका 32.1 है ऋण कोष का। सरकार की जो ऋण ग्रस्तता थी वो 2023-24 में आपके 7,84,113.65% करोड़ था और GSDP की बात करेंगे तो ये 32.1% थे। तो वित्तीय वर्ष 23-24 में SGDP है उसकी दर जो लगभग 19% अनुमानित की गई। और जो अगर पीछे और देखें वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी 14.4% थी, जो आप घटकर 4.2 रह गई। पता नहीं किस टाइप के आंकड़े हैं, कहाँ से ये दो इनको दिखा रही है सरकार को, है ना, क्योंकि बेरोजगारी तो बढ़ रही है। तो वो अब 2014 के आंकड़ों से कंपेयर करते। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल पे आप जाएंगे तो 2014 के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं, क्योंकि केंद्र में 2014 से सरकार बदली, स्टेट में 2017 से सरकार बदली, तो 2017 से ही कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं उसके पहले 14.4% थी बेरोजगारी दर, अब 4.2 है। तो पता नहीं कैसे है, बाबा जी कभी सरकार वैकेंसी तो निकालते नहीं है ना। हाँ अभी निकालें, पुलिस का आप हमसे दे सकते हैं, करिए आराम से। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का सार क्या था, तो सार देख लें। यूपी स्पेशल बजट चल रहा है। वर्ष 2022-23 में का जो संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 के आय व्यय अनुमानों के तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में जो दिए गए आप देख सकते हैं। राजस्व लेखी की जो प्राप्तियां थी तो वो आपकी लगभग 4,78,816.53% थी। और जो बजट अनुमान था इनका वो 5,70,865.66% का था। कर राजस्व क्या था, तो कर राजस्व इनको 35,49,83.28 ये संशोधित अनुमान था और 44,58,71.59 ये बजट अनुमान था। करोत्तर राजस्व की बात करेंगे 12,38,33.25% और यहाँ पे बजट अनुमान आपका हो जाएगा 12,49,94.07%। चलिए और देखते हैं क्या है। तो पूंजी जो लेखा की प्राप्तियां जो इनको हुई है वो आपकी 97,312.84%। और इनका जो फाइनल क्या था अनुमानित थी उसके हिसाब से देखेंगे, जैसे बजट अनुमान था वो था इनका, देखो प्राप्तियां इतनी, अनुमान कितना था 1,12,427.08% थे। ऋणों की जो वसूली हुई इनकी 2,565 हुई और इनका अनुमान था 3,312 का। उधार और अन्य जो देयताएं थी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम था तो वो आपका 94,747.84 था और इनको जो अनुमान था इनका 1,09,114.9% इसका ये था। ठीक है, कुल प्राप्तियां की बात करें इनका 4 और 1 मतलब कुल प्राप्तियां हम उससे कहते हैं जो 4 और 1 में इधर लिखा था कौन कौन सा था। 1 में आपका राजस्व लेखा प्राप्तियां और 4 वाला यहाँ से हो जाएगा आपका पूंजी लेखा प्राप्तियां। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उनको हम कुल प्राप्तियां बोलते हैं। तो कुल प्राप्तियां इनकी जो अनुमान था उनका तो ये लास्ट वाला 6,83,292 और इनको जो प्राप्त हुआ वो उनको 5,76,129.37% ये वाला। ठीक है, राजस्व लेखे पर व्यय जिसमें इन्होंने व्यय किया है तो व्यय इनका जो अनुमान था कि हम 5,02,354.01% खर्च करेंगे, अनुमान था इनका, लेकिन हुआ कितना था 4,24,909.27। ब्याज की अदायगी की बात करें तो अदायगी, अब ये इतने ज़्यादा डेटा मत जाइए कि कंफ्यूज हो होंगे, तो सीधा सीधा देखते हैं। राजस्व बचत हुई उनको तो इनका अनुमान था, लास्ट वाला देखेंगे, अनुमान था कि 6,90,242.43 अनुमानित इनका राजस्व बचत होगा, लेकिन इनको प्राप्त कितना हुआ 5,85,272.2%। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 68,511.65 इनका अनुमानित था, प्राप्त हुआ इनको 53,907.26%।
प्रारंभिक घाटा था उनका, तो ये प्रारंभिक घाटा इनको 84,883.16% था, और घाटा हुआ वो 81,325.63%। ये दो अनुमान, एक था पहले अंतरिम, एक था अंतिम। अंतिम की बात करेंगे तो 32,127.60% था अनुमानित, और हुआ खर्च कितना, 33,460.13%। चलिए, ये यूपी का बजट था, कुछ चीज़ें थी। लिखा कि इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है। तो इसमें राज्य का स्वयं का जो करेत्तर राजस्व एवं केंद्र से प्राप्त अनुमानित भी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर समिति है, कुछ नहीं, ये एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे, और जो बैठकें कहाँ पे हुई थी वो सारी चीज़ें बताएंगे। हम रुपया को देखते हैं, रुपया क्या है। और ये यहाँ पे लिखा है कि एक पॉइंट और देख लेते हैं पहले, कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। ये इंपोर्टेंट है, देखिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक है बस उनको देख लीजिए। किसमें दुग्ध उत्पादन हो गया, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्योंकि जो आधारभूत पशुपालन जो सांख्यिकी 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। तो भाई ये ध्यान देना कि दुग्ध उत्पादन में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब ये द्वितीय स्थान पे पहुंच गया, पहले कैसे था, प्रथम पे था। और किस किस में प्रथम पे, तो वो चीजें देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि कृषि निवेशों पर किसानों के देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में प्रथम स्थान बना है उत्तर प्रदेश का। कोरोना के बचाव हेतु जो वैक्सीनेशन के 29.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। तो भाई ये प्रथम वाले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप जो रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश में इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया इसको, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे। तो ये प्रथम स्थान वाली चीज इनके लिए जरूर थी। मुख्य बातें 2023-24 की क्या थी, चलिए देखते हैं क्या था, क्योंकि ये जरूरी है। हाँ, डेटा है कि भाई सरकार है, खर्च कर रही है तो क्वेश्चन पूछेगी। प्रदेश के लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है। तो कितना, 1,96,000 से अधिक। ठीक है, आगे देखते हैं गन्ना उत्पादन में। नहीं, ये नहीं पूछा है कि बस औसत प्रति क्विंटल की बात करें। यहाँ पे जो FRP होती है गन्ने के लिए, तो 349 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22-23 में जो किसानों को खाते में डीबीटी के माध्यम से आपके 51,639.68 करोड़ रुपए अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई थी। तो गन्ने का जो FRP मूल्य होगा 349 रुपये, ये जरूरी है। प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये जरूरी है। तो प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब प्रति लाभार्थी को लगभग 15,000 रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हेतु लगभग 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये बजट में ये प्रस्ताव किए गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक लगभग 95% बच्चों का टीका हुआ। ठीक है भैया। इंद्रधनुष ये इंपोर्टेंट योजना है इनकी, के अंतर्गत लगभग 36,82,000 से अधिक बच्चों एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। हाँ, ये जरूरी है। स्वामी विवेकानंद युवा जो सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि रुपए कहाँ से आता है, कितना जाता है। ये एक पॉइंट और आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा जो उद्यमियों को एग्री टेक स्टार्टअप्स की स्थापना हेतु एग्रीकल्चर एक्सीलेटर एंड फंड के लिए 20 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई थी। अब रुपए आता कहाँ से, जाता कहाँ पे, ये देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट हमें देखना है पहले, स्वयं का कर राजस्व 38.8% है। तो स्वयं का जो कर राजस्व है वो 38.8% है। यहीं जाएगा भी, आप देखेंगे जहां से आ रहा है वहीं जाएगा। दूसरे नंबर की बात करें
दूसरे आपका जो केंद्रीय करों में राजस्व है वो आपका 27% रहता है, केंद्रीय करों में राजस्व। ठीक है। फिर हम बात करते हैं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.9% मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार को। लोक ऋण की बात करें वो 14.6% है। उसके बाद आता है हमारा क्या करोत्तर जो राजस्व वो 3.5%। फिर उसके बाद लोक लेखा शुद्ध 0.8%। फिर ऋण और अग्रिम की वसूली आपकी ये है 0.4% तक। चलिए ये रुपए आता है, अब हमें इसको भेजना भी है ना। तो रुपए जाता कहाँ है, तो चलिए भेजते हैं इसको। तो जहाँ से ज़्यादा आएगा वहीं पे जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, ऋणों का प्रतिदान करना। तो ये आपका हो जाएगा ऋणों का प्रतिदान करना, ये वाला। सॉरी, हाँ ये पूंजीगत परिव्यय जो 21.7% है, और उसी में आपका ऋणों का जो पूंजीगत परिव्यय आपका हो गया 21.7%, ये पूंजीगत परिव्यय करना। फिर ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि जो अन्य राजस्व व्यय है वो 13.3% है। अन्य राजस्व व्यय कितना है, 13.3%। फिर उसके बाद हाईएस्ट पे पॉइंट पे आएंगे, फिर आपका है कि जो पेंशन पे 12.1% है। ठीक है। पेंशन पे कितना है आपका, 12.1%। फिर वेतन सरकारी कर्मचारी पे तो 12.7% पे जाता है। कितना जाता है, 12.7% पे वेतन जो सरकारी कर्मचारियों को। उसके बाद आते हैं वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं जो 11.7% है, जो अनुदान से चलती संस्थाएं। फिर आपका सहायता अनुदान 9.2% हो गया। ओके। ब्याज 7.4% पे जाता है। सब्सिडी 3.9% पे जा रही है। स्थानीय जो निकायों का समनुदेशन है वो 3.5%। इस टाइप से जैसे रुपये आया वैसे इस टाइप से आपका चला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये मनरेगा वाले कुछ पॉइंट जरूरी हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। अरे ठीक है, कुछ भी कर लो, आप जानते नहीं क्या मनरेगा का, सब लोग जानते होंगे जो गांव से रिलेटेड है। कुछ कोई काम करने नहीं जा रहा, पैसा आता है सीधा अकाउंट में, है ना। प्रधान जी अपने एक भेज देते हैं किसी को, जाओ जिसके अकाउंट में आया उसको 500 दे दिया, मंगाया 10,000 5,000, और उसमें से 500 केवल अकाउंट वाले को दे दिया, बकाया पूरे वो ले जाते हैं। तो कुछ नहीं, सब जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं रहता। एमएसएमएससी जो एमएसएमई अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 10,000 1,000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में लगभग 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। पता नहीं मिले कि नहीं मिले, कहीं कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। जो नई उत्तर प्रदेश पर्यटन सिटी 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रधानमंत्री का ही पूछेगा क्योंकि केंद्र का भी चुनाव है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित कराते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार जॉब वॉब देंगे नहीं। कामगार मृत्यु जो दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, और स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख, आंशिक दिव्यांग पर 3 लाख रुपए की सहायता। भाई आदमी विकलांग हो गया, 3 लाख रुपए का क्या करेगा, क्या बताएं सरकार को। चलिए, और ये डेटा है एक्सप्रेस पे कितने खर्च किए गए, तो ये बहुत सारा डेटा ही है, देख लेते हैं कहो तो एक बार। क्योंकि यूपी का है, लगता नहीं कुछ, क्योंकि जब इसमें डाला गया तो इम्पोर्टेंट ही होगा, बड़े चुन के चीज़ें बनाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र कर्मगारों को संचालित या मुख्यमंत्री जन आरोग्य की बात करें, इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितना, 100 करोड़ रुपए। और जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के लिए 12 करोड़ रुपए की बात की गई। वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक परियोजना, ये झांसी लिंक परियोजना एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस की वे की ही नई परियोजना के प्रारंभिक चरण में इसके 235 करोड़ रुपए का प्रावधान कितना था, 235 करोड़ रुपए का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखो क्या है ना, करंट इसलिए इसने पूछा पूरा
पीछे का पूछा जा सकता है, क्योंकि जब से पेपर भी नहीं हुए, तो जो पेपर होंगे तो 1-2 साल का करंट पीछे ही चलना है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर, जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। यमुना एक्सप्रेस वे जस्ट उसी के नीचे लिखा है कि यमुना एक्सप्रेस से वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना होगी। भाई ऐसे टाइम में ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं, यहाँ जॉब भी कहाँ में, हाँ कहेंगे जॉब में लगे, लेकिन जो मेन प्रॉफिट होगा वो तो सब आपके फिल्म सिटी वाले उद्योगपति लोग ले जाएंगे ना। आप जॉब क्रिएटिविटी करिए, जॉब जॉब को क्रिएट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रदेश में के प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की गई और परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कराई जाएगी। ये बजट में प्रस्ताव था। लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ रूरल एंड हेल्थ सेंटर्स एंड पीएससी टू हेल्थ वेलनेस सेंटर हेतु 15वें जो वित्त आयोग की सिफारिश पर के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसको लगभग 407 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये जरूरी है आपको याद करना कि प्रत्येक जिले में बात की गई 75 जिले, तो लगभग 75 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपी मॉडल पर की जा रही है। पीपीपी मॉडल में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पे। प्रदेश में राजकीय जो पैरामेडिकल की बात करें, पैरामेडिकलों की संख्या 17 है। ये यूपी स्पेशल में भी कराया गया आपको, बढ़कर 19 की गई, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 987 से लेकर 351 की गई। भारत में व्यवसाय की सुगमता में की रैंकिंग में 12वें स्थान का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे आ गया। मतलब इसके पहले कहाँ 13-14 पे आता था, वो जहां जाके अब द्वितीय स्थान पे आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन एमएसएमई नीति, जो एमएसएमई नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित की गई। प्रदेश में जो ओडीओपी जो एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पॉइंट है कुछ। यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में जो 75,90 किलोमीटर लंबी जो नहर प्रणालियों को होती, तो 34,316 राजकीय नलकूपों और 29 पंप नहरों और 252 लघु जो डाल नहरों एवं 69 आपके जलाशयों से लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये इनके प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है किससे होता है, तो नलकूपों से सिंचाई होती है। बस ये पॉइंट अपने लिए। चलिए देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण, तो बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रुपए ये 2,803 करोड़ की व्यवस्था की गई। जो बाढ़ आती है उसको नियंत्रित करने के लिए 2,803 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो वर्ष 23-24 में जल जीवन मिशन, तो जल जो जीवन मिशन के अंतर्गत 25,350 करोड़ रुपए की बजट का व्यवस्था प्रस्तावित है। हम वर्तमान में बात करके, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गंतव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध कराते हैं। लगभग 9 जो एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, वो आपके 80 जगह पे आप कहीं भी शहर के अंदर, और एक आध आपका इंटरनेशनल भी है, कुछ आपके नेशनल फ्लाइट भी हैं, तो जा सकते हैं। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। कितने हैं, तो वो 3 है, नीचे क्वेश्चन दे दिया। 3 हैं आपके, एक तो लखनऊ है, जेवर, फिर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण का जो है काम चल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो विद्युत की पारेषण तंत्र, क्या है, विद्युत पारेषण तंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 30,806 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। प्रदेश में जो सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया। एक टाइप का एक पेज और आपका आधा है, और इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी तो देख लेते हैं, क्योंकि देखो फैक्ट उतने ही डाले गए हैं उसमें जो सारे काम के हैं आपके, क्योंकि एक एक लाइन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्ति
आधारित व्यक्ति आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के डीबीटी के माध्यम से 27,748 रुपए हस्तांतरण किए गए। चलिए देखिए, ये देखिए कुंभ मेला 2025 के आयोजन के लिए 25 में कुंभ मेला लगना है प्रयागराज में, है ना। तो इसके आयोजन हेतु लगभग 2023-24 में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 2025 में ही लगेगा तो 25 से 25 आप देख लेना, 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं हेतु जो 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, तो बुंदेलखंड की योजनाओं हेतु आपको देखना है, सही है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो जो पूर्वांचल की विशेष योजना है उनको 525 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया। सुदूर ग्रामों में को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु, जो गांव हैं दूर दूर उनको विकास खंडों या कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 453 वाहनों का संचालन हेतु समूह के माध्यम से किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 23-24 में इनका 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण तथा 330 विकास खंडों में प्लास्टिक प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है ना। अब कोई अब ऐसे देश में जो शौचालय बनवा के ही सोच रहा है कि देश का विकास है, तो समझ लीजिए क्या सोच है उनकी, कहाँ से देश तरक्की करेगा। अब उन्हें लग रहा है इतने शौचालय बना दिए और आदमी को दिख भी रहा है कि जिसके घर में शौचालय बन गया है तो देश का विकास हो गया। कुछ विकास नहीं है, खाने को नहीं है आदमी को यहाँ पे। वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, तो बहुत मिलियन फार्मर्स स्कूल चलाए गए। हाँ, तो यहाँ पे भी किसान, अब तो देखिए आप बजट में पैसे की तो वो कर ही दे रहे, व्यवस्था जाके भेज भी रहे, लेकिन कौन आता है, कोई ना पढ़ने आ रहा ना देखने आ रहा, कोई टेक्निकल नहीं। आप उनको एक धरातल स्थल पर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश मिलिटेंट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। जो उत्तर प्रदेश मिलिटेंट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55 करोड़ 60 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए थे। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। कितने? 100 करोड़ रुपए के लिए आपका खाद्य प्रसंस्करण। तो सहारनपुर में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ पे? सहारनपुर में आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना 10 करोड़ रुपए के प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों की अवस्था सुविधाओं को विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की सहायता से जो पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए नामक जो योजनाएं चले, योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जाएंगी, ये भी बात की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, बताइए कहाँ बन गई लाइब्रेरी? कहीं तो कुछ नहीं किया। तो ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ये शुरू की गई है। हाँ, शहरों में बोलेंगे 500 रुपये लेते हैं 6 घंटे का पढ़ने का। प्रोजेक्ट अलंकार राजकीय माध्यमिक जो विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा कि जो विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये आप आइडिया लगा लेंगे, जैसा नाम वहीं पे होना होगा। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो मुरादाबाद में क्या हो जाएगा? राज्य विश्वविद्यालय। और देवी पाटन मंडल की माँ पाटेश्वरी देवी के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए और आगे देखते हैं क्या। सहारनपुर फतेहपुर बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थापना की बात की गई। तो स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ? सहारनपुर फतेहपुर बलिया। श्रमिक जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रत्येक राजस्व मंडल में 1,000 बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय जो योजना है वो आपकी श्रमिक के बच्चों के लिए जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए इसमें प्रावधान किया 23-24 के बजट में। नेक्स्ट देखते हैं। 52 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणिक, तो ये राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए आपकी जो निर्माणाधीन अवस्था की प्रक्रिया में है, जिन्हें निकट भविष्य में पीपीटी मोड पर संचालित किया जाएगा। छात्र छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए दृष्टिकोण 2022-23 से था। न्यू एज कोर्स इसको कहा गया। क्या कहा गया? न्यू एज कोर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम तथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रारंभ किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में
विभिन्न राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है, और संपूर्ण प्रदेश में 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित किए जा रहे हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, और सेंट्रल का भी बजट देखिए हमने। चलिए महत्वपूर्ण योजनाएं देखते हैं। योजना दिए गए अनुमोदन प्रारंभ कब हुए थे, उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय की योजना की बात करें, सितंबर 2023 में ये चलाई गई थी। उद्देश्य इसका था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत ग्रामीण गरीबों को आवास हेतु धन आवंटित किया गया था। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना सितंबर 2023 में चलाई गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि करना। योजना देखो पूछ दी जाती है हमेशा, तो आप सीधा सा किस राज्य से किसका उद्देश्य क्या था बस ये देख लो, डेट से कोई मतलब नहीं है। तो नंदिनी जो कृषक समृद्धि योजना थी आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो इसकी डेट भी देख लीजिए, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई गई थी। कहाँ से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत हाईलाइट रही है, ये एकदम से रट लेना इसको, है ना, क्योंकि ये बड़ी योजना थी और केंद्र सरकार की योजना थी। तो पीएम विश्वकर्मा योजना अगस्त 2023 में चलाई गई थी, 17 सितंबर को ये चलाई गई थी मोदी जी के, मतलब ये पहले से लागू हो गई थी लेकिन ये सितंबर तक। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, और 5 वर्ष की अवधि है, जैसे 2023 से 24 से 27-28 तक इसको लागू किया जाना है। इसका उद्देश्य हस्त कौशल जो पेशे को बढ़ावा देना है एवं उन्हें मजबूत करना है। तो जो हाथ से लोग काम करते हैं, बनाते हैं सामानों को, उसके लिए। अबुआ आवास योजना की बात करें, अगस्त 2023 में चलाई गई थी, झारखंड सरकार की। कौन सी अबुआ आवास योजना, झारखंड सरकार योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को आवास का उपलब्ध कराने के लिए। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना मई 2023 में झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लक्ष्य दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना। ठीक है, ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लखपति दीदी योजना, हाँ भाई ये सही है। लखपति दीदी योजना अगस्त 2023 में एक कौशल विकास प्रोग्राम के थ्रू है। इसके माध्यम से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाना है। तो कौशल विकास ग्रामीण उद्योग मतलब ये केंद्र सरकार की योजना है। अच्छा, वो विश्वकर्मा योजना लगती है, अच्छा ये सितंबर वाली है, पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, वो अलग हो गई थी। इसमें बहुत ये 17 सितंबर को चलाई गई थी। इसका उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों जैसे बढ़ाई बाई हो गए, लोहार, ये सब, और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2023 से 24 से 27-28 तक के लिए निर्धारित की गई है। राइट टू साइट की बात करें तो राइट टू साइट योजना वो राजस्थान सरकार द्वारा दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए लागू की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि पहला राज्य बन गया। किसके लिए, राइट टू साइट के लिए, और किन के लिए, दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना भाई मध्य प्रदेश की थी, सबको एकदम से रटा होगा, है 1000 रुपये दिए जा रहे थे। चुनाव के पहले अच्छी वादे की गए, लेकिन भाई उन्होंने मामा जी ने तो अच्छा काम किया था ना, शिवराज जी ने, लेकिन क्या मोदी जी ने उनको नहीं बनाया सीएम। ठीक है, मौका दूसरे को भी मिलना चाहिए, है ना। 12th फेल मूवी आई, उसमें यही तो क्या गया, जो सत्ता में वो पावर पे बैठा है वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ठीक है, मोदी जी ने इनकी कुर्सी चेंज कर दी, अच्छा किया, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना, तो एमिनेंस परियोजना जनवरी 2023 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना। ये इतनी अच्छी योजना थी, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल जाएंगे तो इसमें वो टूरिस्ट में फॉरेन के आसपास दूसरी कंट्रियों में वहाँ के जो भगवत मान जी हैं, पीएम है, ले जा रहे हैं बच्चों को और अपने स्कूलों को डेवलप कर रहे हैं एक ग्लोबल लेवल पे। थोड़ा छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छी एजुकेशन वहाँ डेवलप हो रही है। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, तो अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें, ये दिसंबर 2022 में चली गई थी। रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने हेतु नीति तैयार करना था। चलिए कुछ उत्सव और महोत्सव, त्यौहार हैं, मेला है इत्यादि, इन सब की बात करते हैं। क्या होता है, कौन सा त्यौहार कहाँ पे, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया गया। तो हम बात करते हैं भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का। ये हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुआ था और यहाँ पे आपके राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे। नदी उत्सव 2023 नई दिल्ली में। सरस आजीविका मेला 2023 नोएडा उत्तर प्रदेश में। 36वें जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का, ये फरीदाबाद
में हुआ था। और इसकी जो थीम थी राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र भागीदार देश जैसे संघाई सहयोग संगठन CSO। आदि उत्सव की बात करेंगे तो आदि उत्सव आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में मनाया गया था। आहार मेला एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण का आदित्य मेला था। तो ये कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। कौन सा? आहार मेला, जो एशिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण में था। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया लेवल पे था और खाद्य प्रसंस्करण के बारे में था, तो नई दिल्ली में हुआ। भारत जल सप्ताह जो 7वां इसका संस्करण था, तो ये ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की इसकी थीम थी वो सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा। ऊँट महोत्सव को भाई ये पूछा जाता है, ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। 26वें जो राष्ट्रीय युवा, देखो मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे पूरे टॉपिक जल्दी कवर करना है। 2-3 घंटे की क्लास में पूरा करंट अफेयर ख़त्म कर देना। आपका घटना सार है, ई दृष्टि, सबको इसी में ख़त्म करना पूरा। तो 26वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो आपका हुबली कर्नाटक में आयोजित किया गया। लक्ष्य इसका था विकसित भारत सशक्त भारत, और ये प्रति वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या। 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विज्ञान जो महोत्सव है आपका मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो इसमें 68 देशों के लगभग 125 यात्रियों एवं 14 राज्यों के 65 सहित कुल 660 पतंगबाजों ने इसमें सहभागिता ली थी। बताइए इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। धनु यात्रा महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये उड़ीसा में हुआ था। संगाई महोत्सव मणिपुर में। सरस साजिब का मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली। पर्पल फेस्ट ये गोवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये पर्पल फेस्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा हट के लीक से ना। सांकीन महोत्सव जल जो उत्सव होता है अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है। काला चावल महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सिद्धार्थनगर क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। और गुड़ महोत्सव, ये भी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का है। केला महोत्सव, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का। तो जो उत्तर प्रदेश के वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो और अदर इम्पोर्टेंट हैं उनको भी देखते चलना। चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल्स मेघालय में। एप्पल फेस्टिवल्स जम्मू कश्मीर। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। आम महोत्सव लखनऊ, तो आम महोत्सव कहाँ था आपका? लखनऊ था। ठीक है। अम्बुबाची मेला असम में था। सरहुल महोत्सव झारखंड। कंबाला उत्सव कर्नाटक। और जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु। तो ये आपके महोत्सव भी हो गए, मेले भी हो गए। चलिए अब बात करते हैं संधि समझौता राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके बीच समझौते हुए संधि हो गई उनके बारे में देखते हैं कौन से कहाँ पे और उनका उद्देश्य क्या था, कब इनको लागू किया गया। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीज़ें क्लियर। तो उत्तर प्रदेश सरकार एवं मैसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड के मध्य समझौता। तो मैसर्स अशोक लीलैंड जो आपके एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ट्रैक बनाती है, तो इनके बीच भी उत्तर प्रदेश सरकार से एक समझौता हुआ सितंबर 2023 में। इसमें उत्तर प्रदेश में जो ई मोबिलिटी को बढ़ाने हेतु लीलैंड कंपनी द्वारा प्रदेश वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करना है। मतलब यहाँ ये लखनऊ के आसपास कहीं भी अपनी कंपनी भी स्टेबल करेंगी। गुजरात सरकार एवं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI जिसको हम कहेंगे कीमत समझौता दिसंबर 2023 में हुआ था। इसमें गुजरात में 11 प्रस्तावित जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की बात की गई थी। एशियाई विकास बैंक ADB जिसे कहते हैं, इसको SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य समझौता मार्च 2023 में होता है। राजस्थान में बायोमास विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु 754 करोड़ के ऋण हेतु समझौता हुआ इस पर। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की बात करें जिसको हैदराबाद में, वो आपका NIPER जैसे कहते हैं, एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जैसे फसाई कहते हैं, और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मध्य समझौता फरवरी 2023 में होता है। इसमें खेलों में जो डोपिंग की समस्या से निपटाने, जो डोपिंग एक टाइप का नशा होता है, तो वो चेक होता है कि इसके पहले किसी ने आपने ऐसी कोई ड्रिंक तो नहीं ली जिसमें कुछ नशा टाइप का हो, तो क्योंकि ये उसके लिए किया जाता है कि आप जल्दी से थकावट फील ना हो, है ना, इस टाइप की चीज़ों के लिए। तो ये आपका खेलों में डोपिंग की समस्या से लिए नेपर और फसाई के बीच समझौता हुआ था। भारत एवं जो दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता फरवरी 2023 में हुआ कि दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल हेतु दोनों लोग मिलकर दिव्यांगता में अच्छे काम करेंगे। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ऑफ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मध्य समझौता फरवरी 2023 में हुआ। इस समझौते के तहत भारत के जो अग्रणी निवेशक की श्रेणी में नामित किया गया।
क्या हुआ इस समझौते में भारत में को जो अग्रणी निवेशक की श्रेणी में नामित किया गया। और इंटरनेशनल जो सब्सिडी अथॉरिटी का मुख्यालय, सीबीडी अथॉरिटी का मुख्यालय जो जमैका में है तथा यह समुद्र में पॉलीमेटालिक नेडुल्स अन्वेषण हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक समझौता और हुआ। एक हम लोग देख चुके हैं, विकलांगता के ऊपर था। जनवरी 2023 में जो हुआ, इसके तहत दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का एक जत्था भारत लाया जाएगा। तो ये 12 चीते आए थे आपके दक्षिण अफ्रीका से, ये ध्यान देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले दूसरा था वो वाला गोगोरो इंक एवं बेलराइज इंस्टीट्यूट्स ऑफ महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता क्या हुआ? गोगोरो इंक एवं बेलराइज इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता जनवरी 2023 में हो गया। इसमें क्या, गोगोरो इंक ताइवान एवं बेलराइज इंस्टीट्यूट भारत का महाराष्ट्र में बैटरी जो स्वीपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के समझौता किया गया। कीवर्ड देखना है हमें बस, स्पैपिंग से ये बैटरी के लिए, बस कहाँ पे कौन सा राज्य है, ज़्यादा कोई कहानी से मतलब नहीं, पकड़ लोगे क्वेश्चन को। भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक जिसको एडीबी के मध्य समझौता क्या हुआ? तो भारत सरकार के बीच और एडीबी के बीच समझौता जनवरी 2023 में हुआ था कि त्रिपुरा राज्य में बिजली क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति गुणवत्ता सुधार हेतु भारत सरकार एवं जो एशियाई विकास बैंक है इनके मध्य $220 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग एवं पनामा के निर्वाचन अधिकरण के मध्य समझौता देख रहे हैं। भारत को जो निर्वाचन आयोग है वो पनामा के साथ जो भी कुछ निर्वाचन प्रक्रिया का समझौता कर रहा है जुलाई 2023 में चुनावी सहयोगी हेतु। फ्रांस एवं भारत के मध्य, फ्रांस और भारत के मध्य जो हुआ आपका जुलाई 2023 में, फ्रांस में यूपीआई के प्रयोग, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीआई का प्रयोग बहुत पूछा जाता है। तो फ्रांस और भारत के बीच इसमें क्या, सिंगापुर संयुक्त जो अरब अमीरात एवं भूटान जैसे देश प्रणाली को पहले ही अपना चुके हैं। इसमें बात यह है कि अब भारत का जो लेन देन है, कोई व्यापार हो रहा है निजी स्तर पे, तो वो आपके रुपए में भी हो सकते हैं, यूपीआई यहाँ पे इसलिए चलाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत नेपाल एवं बांग्लादेश के मध्य जो समझौता 2023 में हुआ जुलाई में, ये क्या है, इसमें भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जल विद्युत के निर्यात हेतु क्या है, तो भारत क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जल विद्युत के निर्माण जो निर्यात हेतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत एवं इटली अक्टूबर 2023 में श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की जो निर्बाध आवाजाही और प्रवासन हेतु दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। भारत जापान 2023 जुलाई में हुआ था। सेमीकंडक्टर की जो पारिस्थितिकी हेतु किया गया। इसमें भारत एवं यूएई की बात करें नवंबर 2023 में शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु। श्रीलंका, भारत एवं पेरिस क्लब के मध्य समझौता जो हुआ नवंबर 2023 में, इस समझौते के तहत श्रीलंका को IMF के द्वारा $3 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया है। किसको? IMF को, श्रीलंका को IMF के द्वारा। श्रीलंका भारत पेरिस क्लब के जो समझौता हुआ। NTPC भारत एवं सिलोन विद्युत जो बोर्ड है श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ मार्च 2023 में। इसमें क्या कहा गया, इसका उद्देश्य है कि श्रीलंका के जो त्रिंकोमाली बंदरगाह पर 135 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु। भारत सरकार एवं चिली की जो सरकार के मध्य समझौता फरवरी 2023 में हुआ। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में समझौता है। तो UNDP की बात करें तो UNDP एवं द ओशंस क्लीन अप के मध्य समझौता हुआ फरवरी 2023 में। महासागरों एवं नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने हेतु। भारत एवं गुयाना के मध्य समझौता की बात करें तो फरवरी 2023 में हवाई सेवा समझौता था। ये वर्ष हैं, कुछ दिवस हैं और उनके दशक हैं। कोई दशक में मनाया जाता है, कोई दिवस में मनाया जाता है और कुछ अब उनकी थीमें दी गई। तो देखना 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो वर्ड्स आपका जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है आपकी लेट कम्युनिकेट्स लीड। ओके, 10 दिसंबर से बात करते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए समानता, सभी के लिए न्याय, सब बराबर। नवंबर की बात करेंगे, दिसंबर के 2 हो गए। नवंबर में आपका 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। एक्सिस क्या था, हाँ 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, एक्सिस टू डायबिटीज़ केयर।
19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम में कुछ वो नहीं है। अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर को आपको विश्व खाद्य दिवस है। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। हाँ, इसके बिना कोई नहीं रह सकता है, वाटर ही जीवन है, वाटर ही आपका खाना। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर की बात करेंगे तो ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो मॉन्ट्रियल्स प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना था। 27 सितंबर की बात करेंगे तो विश्व पर्यटन दिवस है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। जुलाई में आते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, तो अनलेसिंग द पावर्स ऑफ जेंडर्स इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ड्स इन्फ्लुएंस पॉसिबिलिटीज। इसकी थीम थी बड़ी सी, है ना। जून की बात करते हैं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो आपको रटा ही रहता है। हाँ, इसकी थीम जरूरी है आपकी, सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन, हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन निकालना। 21 जून की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इसका और G20 का जो सम्मेलन एक जैसी इनकी थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है। 31 मई की बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस रहेगा, तो विश्व तंबाकू निषेध की इसकी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, नहीं, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, विश्व तंबाकू निषेध। अच्छा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग देख लेना। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन आई थिंक नहीं होना चाहिए, बट चलिए देख लेना, सर्च कर लेना। 31 मई को 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मनाया गया था। इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 18 अप्रैल को जो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, हेरिटेज चेंज के लिए। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। मार्च में 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इसकी थीम थी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, त्वरित परिवर्तन। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और स्वास्थ्य। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका थीम थी डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। 1 मार्च की बात करें, विश्व समुद्री थाल दिवस, जिसकी थीम थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा घोषित पहली बार वर्ष 2023 में आयोजित हुआ। फरवरी में बात करें, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। 2 फरवरी में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, ये वेटलैंड रिस्टोरेशन होता है इसमें। जनवरी में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मानवता दिवस मनाया गया, नथिंग लाइफ वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, है ना, तो ये इनकी थीम थी। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस था शिक्षा दिवस, तो थीम थी इसकी टू इन्वेस्ट इन पीपल्स प्रियोरिटाइज एजुकेशन। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में कुछ शुरू किए गए विभिन्न दिवस हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से किए गए। तो 23 अगस्त को आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि चंद्रयान के लिए इसको मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने हेतु। ठीक है, किसके द्वारा? ये भारत सरकार द्वारा इसको किया गया। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे, तो 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे था। इसमें साधु TL बासवानी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाया गया। अब किसके लिए? साधु TL बासवानी की जयंती पर ही मनाया गया था। 5 अक्टूबर को बात करें, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 में घोषित किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2022 में घोषित किया गया 5 अक्टूबर, ये डॉल्फिन संरक्षण हेतु है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत सरकार द्वारा मनाया गया। 26 दिसंबर में वीर बाल दिवस, ये भी जरूरी है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को घोषित किया गया है ना। तो इसमें क्या है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सम्मान देने के लिए मनाया गया था भारत सरकार द्वारा। 25 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, 2022 से ही मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने हेतु ये भारत सरकार द्वारा इसको मनाया जाता है। तो ये आपके जो कुछ नए शुरू हुए थे वो हो गए। बात करते हैं, कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, है ना। अभी देखो हम लोग अभी 50% भी पेज पे पहुंचे नहीं है, 112 पेज है, तो बहुत जल्दी से इसको करना है। तो एकदम लाइटली, मतलब स्पीड से रीडिंग करते हुए सारी चीज़ों को सुनते हुए चलते जाना है। पुस्तकें की बात करें, पुस्तक देखते हैं, लेखक दिए गए, पुस्तक का नाम दिया गया, तो इसको जूम करके स्पीड पकड़ते हैं, है ना। रघुराम राजन एवं रोहित लामा की जो पुस्तक थी, ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिंग्स इकोनॉमिक फ्यूचर। शांतनु गुप्ता की अजय टू योगी आदित्यनाथ के बारे में, ये याद रख लेना, ये शांतनु गुप्ता की बुक है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय से योगी आदित्यनाथ तक का इनका क्या सफ़र रहा है जीवन का वो। के शैलजा, माई लाइफ एज अ कॉमरेड।
नारायण बागुल प्रसिद्ध बैंकर हैं, रिफ्लेक्शंस के बारे में उन्होंने बताया था, अपनी बुक है इनकी रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर M.A. हसन जो विमोचन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें ये सत्र के दौरान उन्होंने वॉर एंड वोमेंस की बुक लिखी थी। एस सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने नीलाबू कुदचा सिम्हागल ये बुक लिखी। लीना ने लिखी आपकी द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड। राधिका आयंगर ने फायर ऑन द गंगेज। अशोक कुमार टंडन ने द रिवर्स स्विंग। कॉनोलियम्स टू कोऑपरेशन। ऋषिराज की बात करें, कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज की बुक है ये। चेतना मारू बुकर पुरस्कार से सूची में थी, ये वेस्टर्न लैंड के लिए। रस्किन बॉन्ड की गोल्डन ईयर्स, तो रस्किन बॉन्ड को याद करना, इनकी ये बुक है गोल्डन ईयर्स। अपूर्व चंद्रा की बात करें, ये पीपुल्स G20 के लिए इन्होंने लिखा था। रणजीत प्रताप वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित थी ये। एज द व्हील टर्नर्स। TN सेशन की बात करें, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये उनकी थी TN सेशन की। S हुसैन जैदी की पुस्तक की बात करें तो उनकी रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ द एजेंट लीमा। विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात करें, द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। अमिताभ घोष, ये अमिताभ घोष भी आपके पूछे जाते हैं, अमिताभ घोष की स्मोक एंड एसिड। सज्जन सिंह यादव इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। फिरोज वरुण गांधी की द इंडियन मेट्रोपोलिस। मुकुंद N नरवणे थल सेना के प्रमुख थे, तो इनको भी याद, इनकी देख लेंगे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो इस टाइप के ये आपकी बुकें हैं कुछ, तो ध्यान देना है। देखो स्पीड से मैं करा रहा हूँ, आप बस सुनते रहना है। मान लीजिए कोई आ भी गया ना ऑप्शन में, तो आप जल्दी से कर लेंगे। शशि थरूर, ये भी पूछे जाते हैं आपके, तो इनकी बुक थी अम्बेडकर अ लाइफ। संजीव सन्याल की बात करें तो रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। नेक्स्ट देखते हैं खुशवंत सिंह की द ओपियम्स ट्रॉफी, बार ऑफ लंका। अमीश त्रिपाठी की, प्रकाश कुमार सिंह की आपके द सील्ड, कोविशील्ड। डॉक्टर S जयशंकर द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन इन्वेस्टेड वर्ल्ड। सैन वाटसन की बात करेंगे, विनिंग द इनर बैटल्स ब्रेकिंग द वेस्टर्न्स वर्जन्स ऑफ U2B क्रिकेट। रैनी नावा की बात करें, एशिया का परमाणुकरण बोलते हैं। डॉक्टर आशुतोष रारा विकार, इंडियन रैंकिंग इन रेस्ट्रोस्पेक्ट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव द हीरो ऑफ टाइगर हिल, बायोटोग्राफी है, ये जरूरी है आपको। कैप्टन योगेंद्र सिंह द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर। पुलापरे बालकृष्ण की बात करें तो इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी या अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये भी जरूरी है। पुलापरे बालकृष्ण ने लिखा था कि नेहरू जी से काल से लेके मोदी की जी तक जो काल था, ब्रीफ हिस्ट्री इकोनॉमी के बारे में बताई इन्होंने। स्टीफन डेरकॉन की बात करें तो स्टीफन डेरकॉन ने यहाँ पे गैम्बलिंग्स ऑन डेवलपमेंट, हाई सम कंट्रीज विन एंड अदर्स लूज। लंजा बिन नेतव की बात करें तो बीबी माई स्टोरी, तो इनकी बुक का नाम था बीबी माई स्टोरी। अब्दुल रज्जाक गुरनाह की बात करें, आफ्टर लाइफ। नाओकी नोबिक की बात करें, द गोल्डन एनक्लेव्स। अनुराधा राय द अर्थ स्पिनर्स। चेतना नेगी योगी रामराज। चेतना नेगी देखो उत्तर प्रदेश के थोड़े संदर्भ में, तो चेतना नहीं होगी, बस यही पॉइंट देखने रहते हैं। ऐसे स्पीड से पढ़ रहे हो लेकिन हमें क्या किस पे ध्यान देना है, तो इस टाइप के जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा सा भी क्वेश्चन मिले उसको हाईलाइट कर लिए। चेतना नहीं है कि क्या है, योगी रामराज। विनीत कार्णिक आपके बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। डॉक्टर सोनू फोगट है आपके अष्टांग योग के लिए, ठीक है। और राम बहादुर राय भारतीय संविधान अनकही कहानी इन्होंने लिखी थी। राम बहादुर राय की है भारतीय संविधान अनटोल्ड स्टोरी अनकही कहानी। प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पीपल्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। सुरंजन दास संपादक हैं ये, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 51 तक हम लोग पहुंच गए, अभी और हैं कुछ। विमल जालन की बात करें तो द इंडिया स्टोरी। अविनाश खेमका की द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। राजेश तलवार की द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। मीरा नैयर एवं हिम्मत सिंह शेखावत की बुक का नाम है आपका टाइगर ऑफ ट्रांस। कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। गीतांजलि श्री की बात करेंगे, इनकी बुक का नाम है टॉम्स ऑफ सैंड रेत समाधि। ये इंपॉर्टेंट है टॉम्स ऑफ रेत समाधि, क्योंकि इसको आपके वर्ल्ड लेवल पे थोड़ी फेमस थी। तो गीतांजलि श्री की है टॉम्स ऑफ सैंड रेत समाधि। वैसे तो ये हिंदी में लिखी गई थी, फिर एक
इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। चलिए, प्रमुख अंतरिक्ष मिशन और लॉन्च क्या थी, क्या उनका काम था, अन्य तथ्य भी देखेंगे। प्रेक्षण यान क्या था, कौन सी डेट को लॉन्च किया गया, देखते हैं। चलिए, लूना 25 की बात करें तो 11 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया था। प्रेक्षण यान इसका सोयूज 2 था और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया रूसी मिशन था। तो लूना 25 क्या था, लूना उसका रूस का था, जो चंद्रमा की सतह पर टकरा कर क्रैश हो गया। आदित्य L1 L2 की बात करेंगे, सितंबर 2023 में इसको इसरो द्वारा इसे सूर्य के अध्ययन हेतु इसको भेजा गया था भारत सरकार द्वारा। L1 L2 इसमें और भी थे, देखेंगे, फिलहाल तो डिटेल में नहीं जाना अभी। जुपिटर 3 की बात करें, जुलाई 2023 में ये फाल्कन हैवी रॉकेट था। जो ग्रहों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जो स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। DSSAR की बात करें, जुलाई 2023 में ये PSLV C56 से लॉन्च किया गया। सिंगापुर की इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो श्रीहरिकोटा द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। LUM-3M4 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। वन वेब के जो 36 उपग्रहों का पुनः परीक्षण की बात करें तो मार्च 2023 में LVM-3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और ये उच्च गति से इंटरनेट प्रदान करने के लिए। इसरो के जो आगामी मिशन है तो देखते हैं कौन कौन से। उपग्रह मिशन लॉन्च तिथि दी गई, अन्य तथ्य दिए गए। जैसे निसार की बात करते हैं, निसार फरवरी 2024 में इसको लॉन्च होना है और इसका काम क्या है, तथ्य क्या है, यह नासा एवं इसरो का संयुक्त मिशन है जो पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। फिर हम गगनयान फर्स्ट की बात करते हैं, 2024 में इसको भी आना है, भारत का प्रथम मानव मिशन है ये। मंगलयान 2 की बात करेंगे 2024 में, इसको भी लॉन्च होना, यह भारत का दूसरा मंगलयान मिशन होगा। शुक्रयान फर्स्ट की बात करेंगे तो देखो शुक्रयान पे भी जा रहे हैं, तो शुक्रयान फर्स्ट ये 2024 में शुक्र ग्रह की सतह या वायुमंडल की जांच एवं इसकी संरचना की जानकारी हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि मोस्टली ये वहाँ पे जीवन तलाशने के लिए जाते, क्या वहाँ मानव रहने के लिए व्यवस्था है या नहीं है, इसलिए इनको लॉन्च किया जाता है। गगनयान 2024 में आना है। इसका मिशन है जो उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता का परीक्षण करना। कुछ समितियाँ दी गई हैं और उनका उद्देश्य दिया गया और किन की अध्यक्षता में है ये भी देखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित समिति, ये 8 सदस्यीय समिति है और इसमें एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष सहित 8 है, मतलब 1+7 बोल सकते हैं। अध्यक्ष इसके जो रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया जो आपके पूर्व राष्ट्रपति हैं। अन्य सदस्य जैसे अमित शाह होंगे, अर्जुन राम मेघवाल, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे एवं संजय कोठारी। चलिए दूसरा देखते हैं। मणिपुर में जो शांति हेतु समिति बनाई गई थी तो मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में वार्ता के द्वारा राज्य में शांति की स्थापना करना था। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों में के जो उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु समिति बनी थी जो OBC के लिए, तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश G रोहिणी की अध्यक्षता में। तो रोहिणी आयोग आप समझ सकते हैं OBC से रिलेटेड है। तो पिछड़े वर्गों में आरक्षण की स्थिति की जांच एवं वितरण हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु ये समिति बनाई गई। वित्त सचिव TB सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए थे। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति बनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे आपके न्यायमूर्ति अभय M स्प्रे की अध्यक्षता में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट की जांच, कैसे शेयर इनके गिरे थे। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु समिति बनाई गई थी, तो न्यायाधीश राम अवतार की अध्यक्षता में बनाया गया था जो सेवानिवृत्त हैं OBC आरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आ गए हैं बजट 2023-24 पे। देखो यूपी स्पेशल उसमें कराया था तो उसमें हमने यूपी का ही बजट बात की थी। इसमें भी रहेगा थोड़ा सा केंद्र के संदर्भ में देखेंगे, फिर हम यूपी के संदर्भ में देखें। अब ये जो करंट का इस साल का 2024-25 का बजट आ गया, उससे भी देखो क्वेश्चन आने नहीं। हमारे क्वेश्चन जो आएंगे 23-24 से आएंगे और वो कोई भी आगे एग्जाम आएंगे जैसे PCS है, UPSC वाला है, तो उसमें हम 2024-25 का बजट का भी डिस्कस करेंगे, केवल अभी इसके लिए। चलिए 23-24 का देखते हैं। 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री आपके निर्मला सीतारमण एवं, तो इसको ध्यान देना है, केंद्रीय वित्त मंत्री तो हैं, कॉर्पोरेट और कार्य मंत्री भी हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक वितरण अर्थात बजट प्रस्तुत किया इन्होंने। तो डेटा ढेर सारा है, ध्यान देना अच्छे से, कुछ नहीं, हमें एक ओवरऑल देखना है। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो इनकी जो अनुमान था
22/0/44/22 में था, और आपका इसके जो अनुमान, जो संशोधित अनुमान हुआ वो 23/48/413, और अनुमान जो बजट था 26/32/281। अब ये बजट का इतना डाटा मुझे तो नहीं लगता कि इस हिसाब से, और वो होता भी नहीं है, इसको स्किप ही कर देते हैं ना, क्या देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। कर राजस्व केंद्र को निबल होता है, ये उसी में है आपका, तो ये सारी चीज़ें डेटा दी गई हैं। 1934,771 था, और जो बजट अनुमान था 23,30,631। कर भिन्न राजस्व की बात करें तो सीधा बजट अनुमान की बात करेंगे 30,116,50 था, और बजट अनुमान जो था इनका 2022-23 का, ये बजट, इसको सीधे क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि प्राथमिक घाटा बहुत सारा डेटा ही डेटा है और कंफ्यूज हो। यहाँ पे देख लेते हैं अपने काम की चीज़, रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है ना, जीडीपी डीपी वो सब बता देंगे। केंद्रीय राजस्व और व्यय, रुपया आता है तो कहाँ से आता है, 34 पैसे जो सबसे ज़्यादा आते हैं उधार और अन्य देवताओं से 34 पैसे आते हैं। निगम कर 15 पैसे देता है, और 15 पैसा आपका आयकर से आता है, ठीक है। सीमा शुल्क 4 पैसे आते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे आते हैं, और जीएसटी और अन्य कर से 17 पैसे आते हैं। कर विभिन्न प्राप्तियां जैसे 6 पैसे और आ गए, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसे और आते हैं। तो ये आपका आने वाला हो गया। रुपया जाता कहाँ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका जाता है वो जाता है 20% ब्याज अदायगी में ही चला जाता है, 20 पैसे। फिर करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा वो 18 है आपका, 18 पैसे। फिर तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 7% चला जाता है। फिर हमारा वित्त आयोग पर आपका चला जाता है, और अन्य जो अंतरण है वो 9 पैसे। केंद्रीय प्रायोजित जो योजना है उस पर 9 पैसे चले जाते हैं। फिर अन्य व्यय पर जो 8 पैसे चले जाते हैं, रक्षा पर 8 पैसे, इसका भी चलेगा। आर्थिक सहायता में 7 पैसे चलेगा, और पेंशन पे 4 पैसे, वो भी तो सही से पेंशन नहीं दे पा रहे है ना, इतना कम 4 पैसे में। चलिए, वर्ष 2023 में कुल जो प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः रुपये 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां जो 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जो जीडीपी के है 5.9% रहने का अनुमान है। कर की नई दरें, इसको ये इंपॉर्टेंट है आपका, 100% ये क्वेश्चन आना है। 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक शून्य कर हो गया है, पहले कम था, अब 3 लाख तक आप शून्य कर रहे हैं, कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 3 से 6 लाख के तक की बात करें तो 5% कर देना है। 6 से 9 लाख के लिए आपको 10% कर देना है। 9 से 12 लाख के लिए 15% है। 12 से 15 लाख के लिए 20%। 15 लाख से ऊपर के लिए 30%। भाई देखो कहाँ से ग्रोथ करें, टैक्स इतना नहीं लगाना चाहिए कि 15 लाख रुपए कुछ ज़्यादा रुपए हैं, कुछ नहीं है, उस पर 30% सरकार ही ले जाएगी, तो बंदा कमाएगा क्या। तो थोड़ा टैक्सेस कम करें तो जीडीपी अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लोग बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसिंग होगी उसकी, है ना, सेलिंग होगी। तो इस वजह से फिर लोग टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी जब ही कम होगी, जब टैक्स एक आइडियल होगा, कम होगा, तो लोग टैक्स चोरी नहीं करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% का अनुमान है। तो जो आर्थिक विकास दर की जो 7% अनुमान है, यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो लगभग 9 वर्षों में दोगुनी से भी अधिक होकर रुपये 1.97 लाख रुपए हो गई है। मतलब हम 1 लाख 2 लाख के अनुमान के बोल सकते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम है। पिछले 9 वर्षों में भारत दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे आ गई है। तो 10वीं पे था, सही है, ये तो 5वें नंबर पे आ गए। वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता दोगुने से अधिक 27 करोड़ हो गई है। अमृतकाल भारत @100 के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। कैसे कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकता है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास जो बताया, ठीक है। और 2 हो गए, ये तीसरा देखते हैं। तो इसमें क्या है, जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तकला को मान्यता देने हुए पहली बार उनके सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उद्देश्यों की गुणवत्ता पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। तीसरा था आपका पर्यटन, चौथा आपका हरित विकास। तो ये चारों पे बढ़ गया। चलिए, कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो ये देख लेते हैं। तो बजट मतलब किसको कितना दिया गया। ब्याज, कुल बजट की बात करें तो इनका 45 लाख और 3,097 था इनका, मतलब हम 45,030,097 बोल सकते हैं, कुल बजट था। ब्याज पे कितना जाएगा, 10,79,000, मतलब 10,79
971 ऐसे बोल सकते हैं, 10,79,7,971 ये इनका चला जाएगा, 10,79,971 करोड़ ये ब्याज में। परिवहन पे बात करें तो 5,70,034 ये परिवहन पे। रक्षा पर 4,32,720 रुपये रक्षा पर। प्रमुख सब्सिडी पे जाएगा 3,74,707। राज्यों को अंतरण करना 3,24,641 पे चला जाएगा। ग्रामीण विकास में 2,38,204। पेंशन पर 2,14,359। कर प्रशासन पर 1,94,749। गृह पर 1,14,917 और शिक्षा पर 1,12,899। ऊर्जा पर 94,915। IT और दूरसंचार पर 93,478 पे ये चला जाएगा। स्वास्थ्य पर 88,956। कृषि और समृद्ध कार्यकलाप पर तो ये 84,214 चला जाएगा। शहरी विकास पर 76,432। संघ राज्य क्षेत्र 61,118। PM किसान पर आपका 60,000 रुपये करोड़ों में है ये सारे। सामाजिक कल्याण के लिए 55,080 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग के लिए 48,169। वैज्ञानिक विभाग के लिए 32,225। विदेश मामले के लिए 18,050। और वित्त के लिए आपका 13,574 करोड़ रुपए। योजना एवं सांख्यिकी में 6,268 करोड़। पूर्वोत्तर एवं विकास के लिए 5,892। तो अन्य की पे बात करेंगे तो 1,20,524 ये अन्य पे खर्च होगा। ये करोड़ों में सारा आपका बजट था। बजट की प्राथमिकता देखें, बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं। तो सप्तऋषि इसलिए इसको कहा गया था, ये ध्यान देना है। क्या था? समावेशी विकास, समावेशी विकास होना, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बताना, अवसंरचना का विकास, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये आपके 7 जो प्राथमिकता देंगी बजट में ये थी, इसीलिए इसको सप्तऋषि भी कहा गया था। समावेशी में देखते हैं क्या, तो लाइट से देखते चलते हैं, कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाना। समावेशी विकास में कहता है खुले जो स्रोत होंगे, खुले मानक और अंतर प्रचलन होती, मतलब हम इसमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं ना, और उद्योगों के बारे में, एग्री स्टार्टअप्स ऐप्स खोलने के लिए, टेक इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इसमें बात की गई है। ठीक है, जो भारत को मिलिटेंसी अन्य के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इस टाइप की इसमें योजना है। उद्यमी जो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकें, इनके लिए भी हैं, कृषि वर्धक हैं चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा बहुत सारा डिटेल है, कोई मतलब नहीं इसका। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी या मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करने हुए 20 लाख जो करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। 2024 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के स्थान पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित भी करना है। ठीक है, और जो 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करके के लिए एक मिशन की शुरुआत भी करना है। तो ये आपके ये थे प्राथमिकता। दूसरे की बात करें, अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंच बनाना भी है, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, इन सब के क्षेत्रों में इसको बढ़ावा देना। इसके तहत अगले 3 वर्षों में से इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि प्राप्त की जाए। प्राथमिकता 3 अवरचना और निवेश के बीच में आएगी, निवेश करना। ठीक है, रेलवे बजट एक नज़र में देखते हैं क्या, तो ये आपका परिचालन अनुपात दिया गया केंद्रीय बजट के साथ। इसमें क्या था कि आपका जो बजट इस बार कम आया रेलवे का, कि हम देख रहे हैं कैपिंग के हिसाब से, पहले 2022-23 में इतना था, 23-24 में कैसे 2210 ही रह गया है ना। और परिचालन अनुपात की बात करेंगे तो वो एक रेशियो में सेम जा रहा है, थोड़ा सा अंतर है 23-24 में और 22-23 में। यहाँ 98.45 और 98.22 था। और 21-22 में देखते तो इससे ज़्यादा भी था, 107.39। चीज़ें डेवलप हो जाती, फिर उस पर बजट पे कम इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के जो पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया था। अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है जो वर्ष 2023-24 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक्स की बात भी की गई, जिसमें पतनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक, खादानों क्षेत्रों, इन सब के लिए इसमें बात की गई। इसमें जो परियोजना है उसमें लगभग 15,000 करोड़ सहित 75,000 करोड़ के निवेश के साथ प्राथमिकता दी गई है। शहरी अवसंरचना विकास निधि, तो शहरी अवसंरचना विकास पे भी ध्यान देना। नंबर 4 पे प्राथमिकता सक्षमता को सामने लाना, कि मिशन कर्मयोगी चलाया गया था, है लोग अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम करें। मिशन कर्मयोगी के अंदर केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए
क्षमता निर्माण योजना तैयार और क्रियान्वित करने के लिए। तो इसमें क्या किया, सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया था। देखो इसमें क्या है ना, फैक्ट जानना है, कोई मतलब नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिए उपकेंद्र भी बनाया गया था। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति भी आई थी, इसमें ई न्यायालय भी था। प्राथमिकता 5 हरित विकास के बारे में थी। तो ई न्यायालय पे आपका 7,000 करोड़ रुपए व्यय किया गया था। ये 3 चरण में शुरू की गई थी। जो हरित विकास के लिए करें तो इसमें था कि आपका जो भारतीय हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन को और बढ़ता आगे गृहता करना है। हरित हाइड्रोजन मिशन भी लाया गया कि 19,700 जो करोड़ रुपए परिव्यय किया गया इस पर, कि आपको इसमें भी बड़ा जीवाश्म ईंधन को मतलब कम यूज करके आपको हाइड्रोजन मिशन की ओर बढ़ना। इसका जो लक्ष्य 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। तो लद्दाख से लगभग 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली है। 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। इसमें 8,300 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार के साथ है। हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम चलाया गया। ये इसमें क्या था, व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को PM प्रमाण भी चलाया गया, जिसमें आपका प्रधानमंत्री मोदी जो पृथ्वी माता के पुनरुत्थान इसके जागरूकता पोषण सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम चलाया गया था। गोवर्धन स्कीम चलाई गई थी। इसमें जो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक जो बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किए थे। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र भी बनाए गए थे। मिस्ती भी चलाई गई थी आपकी, मिस्ती जो तटीय रेखा के साथ और जो लवण भूमि पर है व्यवहार को मैंग्रोव जो पौधारोपण है उसको तटीय पर्यावास ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल कह सकते हैं इसको। प्राथमिकता 6 युवा शक्ति के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 4.0 था। इसमें आपका क्या कि 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करना, कहीं कुछ नहीं हुआ, 3 वर्ष हो गया एक ही वर्ष में। ये 4.0 था इनका। इस योजना में 4.0 जैसे कोडिंग, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के कार्यक्रम को शामिल किया गया। अलग अलग राज्यों में लगभग 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए गए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिकाल सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया। प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र है ना। देखते हैं क्या वित्तीय क्षेत्र में था। ये महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक वन टाइम नई लघु बचत खाता योजना जिसमें 2 लाख की जमा सुविधा होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसमें क्या था, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई थी। GIFT जो IFSC थे, तो GIFT IFC में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए थे। चलिए वित्तीय क्षेत्र कुछ और देखते हैं क्या है। प्रस्तावित कदम, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, ऋण का कुशल प्रभावी वित्तीय समावेश को बढ़ावा एवं आर्थिक स्थिरता की सुनिश्चितता करना। केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की बात करें तो कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को त्वरित रिस्पांस के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाना। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया था। वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन है। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना, बहुत अच्छी बात है। राज्यों को GSDP में के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति। 2022-23 में राजकोषीय घाटे को संशोधित अनुमान 6.4 है और 2023-24 में बजट के लिए ये अनुमान 5.9 BE है और इसे 2025-26 में 4.5 से कम करने का लक्ष्य। मतलब ये हमेशा कम ही करता जाए, 25-26 से 26-27 आएगा तो कम ही करना है। ये अच्छा पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसको कम ही करना है राजकोषीय जो घाटा है। 23-24 के बजट का अनुमान की बात करें, कुल प्राप्तियाँ इसमें उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़ थी। कुल व्यय 45 लाख करोड़ था और नेट टैक्स जो प्राप्ति है 23.3 लाख करोड़ था। चलिए अब इसमें एकदम फाइनली देखते हैं सीधा सा कौन सी योजना पे कितना व्यय किया केंद्र सरकार ने। तो योजना दी गई, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं, ये पूछने लाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, यहाँ पे
ऐसे सीधा 79,590 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। मनरेगा पे 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पीएम किसान योजना है उस पर 60,000 करोड़ रुपए। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पे 20,554 करोड़ रुपए